स्टार्ट कर दिया। हाँ, ये अभी सब ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो मैं करा रही हूँ ना, मिश्रण की एंट्रोपी और मिश्रित करने की एंट्रोपी, बहुत बार जब आप क्वेश्चन पेपर, अभी नहीं, मैं कल ही मैं कोशिश करती हूँ, मेरे पास देखने पड़ेंगे, मैं कल ही क्वेश्चन पेपर्स लेके आती हूँ और हम डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आप पढ़ चुके हैं और क्या क्या रह गया है आपका, देख लेते हैं हम एक बार। और अगर क्वेश्चन पेपर्स में देखिएगा कि ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है 3 से 4 नंबर में। देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें तो ध्यान से समझना, इसके बाद मेरा बात करने का, ये तो आदर्श गैसों को मैंने सबको मिश्रित किया है। आपके इसके सिलेबस में एक और टॉपिक दे रखा है, एक और टॉपिक दे रखा है मिश्रित करने की एंट्रोपी। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वो नाम से पूछेगा कि मिश्रित करने की एंट्रोपी बताइए या आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी बताइए। दोनों में अंतर समझ लेना, यूज यही इक्वेशन होंगी, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन। अब देखिए, एक्चुअली में मिश्रित करने की एंट्रोपी के बारे में मैं डिस्कशन करूं तो हम कैसे मिश्रित करने की एंट्रोपी कैलकुलेट कर पाएंगे, ये देखिएगा कि मिश्रित करने की एंट्रोपी में मैं क्या करूंगी कि मैं एक आदर्श गैस, कोई भी एक आदर्श गैस ले ली, उसकी एंट्रोपी, ठीक है, उसकी एंट्रोपी को इस टोटल एंट्रोपी जो मैंने निकाली है सिग्मा एन वाली, इसमें से क्या करूंगी, इसमें से इसको घटा दूंगी, तो मेरी मिश्रित करने की एंट्रोपी निकल के आ जाएगी। ये मत कहना ये कैसे होता है, क्योंकि ये होता ही है। ये वैज्ञानिकों ने माना है कि इसको मिश्रित करने की, इसकी परिभाषा दी हुई है मिश्रित करने की एंट्रोपी की, कि टोटल एंट्रोपी में से यदि एक गैस की एंट्रोपी को घटा दें तो हमारे पास मिश्रित करने की एंट्रोपी आ जाएगी। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख नहीं रही हूं, ये इक्वेशन माना समीकरण 7 है, तो आप पेपर में कैसे लिखेंगे, मिश्रित करने की एंट्रोपी के लिए पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे, ये वाला फॉर्मूला। और मैं तो बस ये सजेस्ट करती हूँ, जब अगर मिश्रित करने की एंट्रोपी पूछे तो आप ये भी कैलकुलेट करें, क्योंकि आपको ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 5 से 7 मिनट लगते हैं फटाफट से अगर डेरिवेशन करने बैठोगे। तो क्या होगा कि ये वाला पूरा डेरिवेशन कर दीजिएगा और इसमें से इसको घटा दीजिएगा, तो इससे क्या होगा कि आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, नहीं तो रटना पड़ेगा। वो पूछता तो अलग अलग ही है, कभी तो ये पूछता है, कभी वो पूछता है। तो मैं ये सजेस्ट करती हूं कि आप दोनों को एक साथ लेकर चलें, कि अगर वो पेपर में पूछे आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी तो केवल यहीं तक निकाल के आनी है, अगर मिश्रित करने की एंट्रोपी पूछे तो ये डेरिवेशन भी कर देना, और जिसकी याद करने की पावर बहुत अच्छी हो तो वो ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, इनको घटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जिनको लग रहा है कि मेरी याद करने की पावर मैडम अच्छी नहीं है, तो बिल्कुल बेझिझक, क्या कह रही हूं मैं, बेझिझक इसको पूरा डेरिवेशन तो याद रहेगा, स्टार्टिंग कैसे की है, कहां खत्म किया है, ये तो याद रहेगा। तो ऐसे करके ये इसको पूरा डिराइव कर सकते हैं आप। अब देखना मैंने क्या बोला, इधर देखिए, देखिए यहां से ये मैंने लिया है समीकरण 7 से, देखना समीकरण 7 से आपका क्या आ गया, S बराबर सिग्मा एन सीपी लॉग टी माइनस के आर लॉग एक्स माइनस के आर लॉग पी प्लस एस जीरो डैश। समीकरण 4 से क्या आएगा, S बराबर सीपी लॉग टी प्लस आर लॉग आर माइनस के आर लॉग पी प्लस एस जीरो डैश, ये आ गया। इसके बाद देखना मैंने क्या बोला आपको, मैंने क्या बोला, ये एस जीरो डैश, ये वाला इक्वेशन समीकरण 5, ये मिटाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है, ये समीकरण 4 से, सॉरी समीकरण 4 नहीं, समीकरण 5। अब चूंकि अगर मुझे इन दोनों को घटाना है तो यहां पे मैं एक डेफिनेशन लिख दे रही हूं, देखो एक डेफिनेशन मैं यहां लिख दे रही हूं, यहां डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि मिश्रित करने की एंट्रोपी की परिभाषा क्या होती है। मिश्रित करने की एंट्रोपी का
जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि अलग अलग दाब पर, किस पर, अलग अलग दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी में से, मिश्रण की एंट्रोपी व मिश्रण की एंट्रोपी व मिश्रण की एंट्रोपी व गैसों के सामान्य मिश्रण की एंट्रोपी का अंतर क्या कहलाता है? का अंतर मिश्रित करने की एंट्रोपी कहलाता है। तो इसका मतलब मैं क्या करूं? मैं ये करूं कि समीकरण 7 माइनस समीकरण 5, समीकरण 7 माइनस समीकरण 5, अब देखना, अब मेरा क्या हो गया, यहां से इसमें से इसको घटाया, ये मानो मेरा S1 है, ये मेरा मानो S2 है, तो इसका मतलब, या फिर मैं ये मान लूं, कंफ्यूज ना हो आप, ये S2 है, ये S1 है, तो देखना S2 माइनस S1 बराबर, देखो यहां से इसे घटा रही हूं, सिग्मा n Cp log T माइनस सिग्मा n R log X माइनस सिग्मा n R log P प्लस सिग्मा n S0 डैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब मैं इसमें से समीकरण 5 को घटा रही हूं, तो देखना माइनस, अब आप देखना मैं यहां पे सिर्फ एक गैस के लिए लिया है, और अगर N1 N2 N3 N4 डैशों के लिए लें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के सिग्मा n Cp log T, माइनस लगा रही हूं, और ये क्या हो जाएगा, प्लस के सिग्मा n R log P और माइनस के सिग्मा n S0 डैश। जो जो चीज कट सकती है काट दीजिए, तो यहां से क्या आएगा, देखो क्या क्या कट सकता है, ये कट गया, ठीक है, और क्या कट सकता है, सिग्मा एन Cp log T, ये प्लस का है, ये कट गया, और क्या क्या कट सकता है, सिग्मा एन R log R, सिग्मा एन R log P, और तो कुछ नहीं कट रहा, सिग्मा एन R log P, सिग्मा एन R log P भूल गई क्या मैं, ये रह गया ना ये स्टेप, सिग्मा एन R log P है ये, ठीक है, देख लेना एक बार, चेक कर लेना, ये कट गया, ये मैंने यहाँ पे R log R लिख दिया था, ये R log P है, ये कैंसिल हो गए, अब बचे क्या क्या, यहां से आपका बचा केवल इतना बचा है डेल्टा S मिश्रण की एंट्रोपी को मैं ऐसे लिखूंगी, बराबर माइनस के सिग्मा n R log X। ध्यान रखना, here X is very very less than to 1, यहां पे जो मिश्रित करने की एंट्रोपी है इसमें इसको क्या माना है, माइनस के x को वेरी वेरी लेस देन टू 1 माना है। तो देखना x का मान 1 से कम होगा तो log की पूरी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, और अगर नेगेटिव में आएगी तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब भी कभी हम मिश्रित करने की एंट्रोपी निकालेंगे वो हमेशा कैसी होगी, धनात्मक। कैसी होगी, धनात्मक। अब देखना इसको हल्का सा और सॉल्व कर रखा है सिग्मा के फॉर्म में, तो देखो कैसे, ये मिश्रित करने की एंट्रोपी में देखो क्या कर रखा है इसने, N1 व N2 गैस के लिए, N2 मोल, दो अलग अलग गैसें हैं, गैस के लिए निकालो, कैसे निकाल सकते हो, डेल्टा S मिक्स बराबर, देखते चलना, यहां से क्या आएगा, देखो माइनस के सिग्मा N1 R log X या log X, ठीक है, और यहां से क्या आ गया, इसको जोड़ोगे तो माइनस आएगा बीच में,
माइनस के सिग्मा N2 R log X। ठीक है, अब देखना ये x1 ये x2, मोल कौन कौन से हैं, x1 और x2। अब देखना यहां से क्या आया, डेल्टा S मिक्स कॉमन ले लो, कॉमन लोगे क्या, माइनस के R कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, सिग्मा N1 प्लस सिग्मा N2, सिग्मा हटा दूं क्योंकि मैंने N1 N2 ले लिया है, सिग्मा हटा दीजिए भले, N2 N1 log x1 प्लस N2 log x2। चूंकि आपको पता होगा कि मोल भिन्न का पॉजिटिव हमेशा 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। यहां से x2 का मान निकालिए तो क्या आएगा, 1 माइनस x1, यहां रख दीजिए, तो यहां से क्या आया, डेल्टा S मिक्स बराबर माइनस के R N1 log x1 की जगह पर x1 और N2 की जगह पर क्या आ जाएगा, log 1 माइनस x2, सॉरी 1 माइनस x1, 1 माइनस x1। तो बस ये वाली चीज क्या कहलाती है, मिश्रित करने की एंट्रोपी। क्या कहलाती है, मिश्रित करने की एंट्रोपी। कर लोगे इस डेरिवेशन को, कर लोगे या नहीं, कर लोगे, कर लोगे या नहीं, आ गया समझ में, पक्का कर लोगे ना, हो गया, हो गया पक्का, श्योर, कर लोगे ना। ये दोनों मिश्रण की एंट्रोपी और मिश्रित करने की एंट्रोपी, ओवर, चैप्टर खत्म हो चुका है इस जगह, ये चैप्टर खत्म हो गया, ये सबसे लेंथी चैप्टर है, बाकी तो दो बड़े बड़े सिंपल सिंपल से चैप्टर हैं। अगर आप कहो कि मैडम सेकंड चैप्टर कराओ तो मैं करा दूं, अगर आप कहो कि मैडम इसे छुड़वा के आप 2 ही चैप्टर करवा दो, थर्ड चैप्टर ही करवा दो, वही बहुत है हमारे लिए, तो मैं वो करवा दूं। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मैडम हम पूरा करेंगे तो मैं पूरा करवा दूं, जैसे आपके मन में हो बताइए। नोट्स तो पूरे के भिजवाई दिए मैंने, बस केवल मैं इसलिए कह रही थी कि सेकंड चैप्टर अगर मैं छोड़ना चाहूँ तो छोड़ सकती हूँ या नहीं, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बताइए करवाना है, करवाना है। ऐसे कोई एक दो स्टूडेंट हैं कि मैडम रहने दो, दो ही बहुत हैं, बायोलॉजी वाले तो जरूर होते तो वो यही कहते मैडम नहीं दो ही बहुत है, हमारे बस की नहीं है इतना करना, ये बहुत ज्यादा डेरिवेशन ही डेरिवेशन भरे हुए हैं, और हैं ही डेरिवेशन तो। लेकिन चलो अब मुझे पता था, अगर मैं ना बताती तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने आगे से बताया है, तो मेरी कराने की कुछ भी खुद की भी इच्छा है और जरूरी भी है करना, मजाक कर रही थी मैं सिर्फ, बहुत जरूरी है क्योंकि हम ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पढ़ेंगे, जो शायद लाइफ के आगे आने वाले पार्ट्स, मतलब जितने भी आप क्वेश्चन कंपटीशन पेपर देंगे, डायरेक्ट पूछता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ये पूरी फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना, केवल एक 4th यूनिट को छोड़ के, यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फेज इक्विलिब्रियम, इन दोनों को छोड़ के टोटल टोटल जो आता है वो पूरा एग्जाम्स में जो आपके कंपटीशन पेपर है उनमें पूछता है, ये सब आता है। ताप एवं आयतन के फलन के रूप में एंट्रोपी, ये पर्सनली टॉपिक दे रखे होते हैं, फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो, कोई भी एग्जाम हो, नेट का पेपर हो, गेट का पेपर हो, सब में ये दे रखे होते हैं पर्सनली, कि ये टॉपिक इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमें करना होता है। आप क्या सोच रहे हो कि कंपटीशन एग्जाम में बाहर से आता है, कहीं से नहीं आता, इन्हीं में से आता है। तो देखना चैप्टर 2, वैसे नाम इसका कुछ भी नहीं है, बस मैंने तो अपनी तरफ से एक चैप्टर बना दिया है क्योंकि सिलेबस में ऐसे दिया हुआ है, स्टार्टिंग ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने से पहले 3 चीजें समझनी होंगी। एक तो एंट्रोपी, ये पढ़ा चुकी हूं मैं, एक तो एंट्रोपी पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और एक आप ये समझ लो कि इसमें एब्सोल्यूट एंट्रोपी परफेक्ट क्रिस्टल।
वैसे तो ये डायरेक्ट नियम है, डायरेक्ट लॉ है, लेकिन अगर डायरेक्ट लॉ ना होकर, ये फंडामेंटल 0 बता चुकी थी मैं, जो आपके सिलेबस में है, क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में करवाई चुकी हूँ, पूरा एक चैप्टर है उसके ऊपर, और अब ये ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के ऊपर पूरा एक चैप्टर है अगला। देखिए, एंट्रोपी, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर और परफेक्ट क्रिस्टल। एंट्रोपी पर क्या चुके हैं? एंट्रोपी क्या थी कि मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस, यानी कि अस्त व्यस्तता की माप जो है वो एंट्रोपी होगी। यानी कि कोई क्रिस्टल फैला हुआ है तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा, और कोई क्रिस्टल जमा हुआ है तो वो उसकी एंट्रोपी कम। ये तो बता चुकी हूँ, इसमें ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस, 0.15 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आप जिस 0 डिग्री सेल्सियस को, यानी कि 0 केल्विन टेम्परेचर ही तो है, 0 केल्विन टेम्परेचर आपका परम ताप कहलाता है, जिसे आप कहते हो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यानी कि इतना कम कि क्रिस्टल, जैसे मैं कहूं ना आइस, बर्फ, यहां बर्फ जमी हुई है, बर्फ ऐसी जमी हुई होनी चाहिए कि उसके अणु मिनिमम मूव कर सकें, मिनिमम हिल डुल सकें। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि ये अणु इस तरीके से सेटल हो, एक दूसरे के साथ चिपके हुए हो, इस तरीके से चिपके हुए हो कि मिनिमम इनके बीच में, मिनिमम क्या हो, जिसको इंग्लिश में मुझे ध्यान नहीं आ रहा एक वर्ड, मूविंग मिनिमम हो, यानी कि वो हिल डुल ना सके। ये टेम्परेचर मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जमना प्रारंभ हो जाएगी कोई चीज, फ्रिज में रखते हो, अगर उसका टेम्परेचर और कम करते चले जाओ, माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस कर दो, तो सोचो कितना कम टेम्परेचर हो गया, जिसको पॉसिबल, मतलब जिसको रख पाना बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो इसलिए ये थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ जो है वो एक मतलब बातों बातों में है, कि इसका कोई मतलब बस ऐसे ही है, बस कह दिया है कि थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ है। और एक अगला बात करें परफेक्ट क्रिस्टल, तो परफेक्ट क्रिस्टल का मतलब देखो क्या है, ये देखो, इस तरीके से अणु एक दूसरे के साथ सेट हो, जो समान आकार के रहेंगे, दूरी समान रहेगी, यानी कि एक दूसरे के साथ इस प्रकार जुड़े हुए होंगे कि हिल ना सके ना डुल सके, केवल और केवल क्या कर सके, समान आकार हो, दूरी भी समान हो, ऐसा क्रिस्टल परफेक्ट क्रिस्टल के नाम से जाना जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ क्या कहता है कि किसी परफेक्ट क्रिस्टल की, देखना थर्ड लॉ क्या कहता है, किसी परफेक्ट क्रिस्टल की एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एंट्रोपी शून्य होती है। क्या बोला मैंने? किसी परफेक्ट, देखो बड़ा ही सिंपल है, ये तीनों पता होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई परफेक्ट क्रिस्टल लिया मैंने, उसको माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस पर रख दिया, और जैसे ही मैंने इसे माइनस 273 डिग्री सेल्सियस पर रखा, तो इस क्रिस्टलों के बीच की दूरी जो होगी, ये जो क्रिस्टल होंगे इनकी बीच की दूरी जो होगी ना, वो हिल पाएंगे, एक तरीके से जम गए, बर्फ से भी ज्यादा कठोर हो गए। तो आपको पता है कि मतलब क्या है, कि ऐसा मान के चलते हैं, वैसे होती नहीं है एंट्रोपी, कुछ ना कुछ जरूर पाई जाती है, ऐसी कोई जगह नहीं है जो स्थान ना घिरती हो, और जो स्थान घेरेगी वो डेफिनेटली उसकी एंट्रोपी होगी कोई ना कोई। लेकिन यहाँ क्या है, इसने कहा है कि कोई परफेक्ट क्रिस्टल है, ना तो परफेक्ट क्रिस्टल हो सकता है रियल में, ना ही एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आप किसी चीज के लिए रख सकते हो, और ना ही एंट्रोपी शून्य हो सकती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये लॉ परफेक्ट क्रिस्टल की एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एंट्रोपी शून्य होती है, ये होता है थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ। ये काफी बार इसका स्टेटमेंट पूछता है डायरेक्ट कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ। थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, तो ये तीनों मैंने करवा दिए हैं। इसके बाद अब इसका कल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के बाद हम करेंगे अवशेष एंट्रोपी, और अवशेष एंट्रोपी खत्म होने के बाद हम चलेंगे हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की ओर। ये इसके बाद ज्यादा बड़ा नहीं है, ये 2 या 3 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। और थर्ड चैप्टर जो है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट, जब भी ये खत्म होगा चैप्टर उसके बाद। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
नमस्ते। कोई डाउट? मैम नोट्स अभी तक प्रोवाइड नहीं हुए। अच्छा, सबको ही नोट्स नहीं मिले या एक दो स्टूडेंट है जिनको नोट्स नहीं मिले हैं? सबको ही नोट्स नहीं मिले या सब मतलब एक दो स्टूडेंट है जिनको नहीं मिले हैं? बताइए। तो ये चक्कर क्या है? सर तो कह रहे थे मैंने इसका सेकंड चैप्टर सेकंड यूनिट भिजवा दी है पूरी पीडीएफ। मैंने कल बोला था सर को कि सर आपने पीडीएफ भिजवा दी क्या? बोले कि भिजवा दी है पीडीएफ। आज मैं भिजवाती हूँ हर हालत में। जाने से पहले मैं सर से सेंड करवा के जाऊंगी, चिंता मत करो। मैम नहीं आए, ओके ठीक है, भिजवा दूंगी मैं। चलो ठीक है, पढ़ाई करो अच्छे से घर पे। हमें